नमस्कार, भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कोरोना के संकट काल में देश के तमाम अस्पताल, प्राइवेट हों या सरकारी हों, बेहतरीन काम कर रहे हैं। इतने दबाव में भी लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां किसी मरीज की मजबूरी का फायदा भी उठाया जा रहा है। ऐसे लोगों की बात सुननी भी जरूरी है जो किसी न किसी वजह से अस्पतालों में बदइंतजामी का शिकार हो रहे हैं। बिहार के भागलपुर की ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूं। इस मामले में आरोपी स्वास्थ्यकर्मी का पक्ष सामने आ गया है, लेकिन अभी अस्पताल का पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि इसी घटना में शामिल एक दूसरा अस्पताल, उसने ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया है। फिलहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम अपनी इस रिपोर्ट में ना तो पीड़ित की पहचान बता रहे हैं और ना ही अस्पताल की, लेकिन वो दर्द आपके लिए पीड़ित का जानना जरूरी है। इसीलिए महिला के दर्द की कहानी उसी की जुबानी देखिए। सबको गरीब बच्चों की इतनी मदद करता था भैया। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत जोर से, पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा। बिहार के भागलपुर में इस महिला के साथ जो हुआ है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोरोना में एक तरफ जहां डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी इंसानियत की बड़ी बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं, इस दौर में कुछ स्वास्थ्यकर्मी ऐसे भी हैं जिन्होंने हैवानियत की नई मिसाल पेश की है। उसी हैवानियत की पीड़ित है ये महिला। ये पीड़ित महिला और इनके पति नोएडा में रहते थे। इनके पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मार्च में होली मनाने के लिए ये और इनके पति बिहार के भागलपुर गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 9 अप्रैल का दिन इनके लिए बुरे दिनों की शुरुआत का दिन बनकर आया। 9 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, फीवर हुआ उनको काफ़ी तेज। हमने कोरोना का 2-2, 3-3 बार टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया। RT-PCR के लिए दिया तो वहाँ पे भागलपुर में थे हम लोग। वहाँ पे 1 दिन 2 दिन वेट करते करते 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर हमने नोएडा के एक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया, वीडियो कंसल्टेशन से। उन्होंने बोला कि CT चेस्ट करवाना है। हम लोग भागलपुर गए और CT चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इन्फेक्शन आया। 60% लंग्स उनका उसमें इन्फेक्टेड था, डैमेज नहीं था, इन्फेक्टेड था बस। बाकी लंग्स का हर चीज़ परफेक्ट था, सारा चीज़ नाक का, गले का सब कुछ नॉर्मल था, उसमें रिपोर्ट में था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे भागलपुर में लेके आए, वहाँ पे एडमिट कराया हमने ICU में। पति को ICU में भर्ती कराने के बाद इन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जल्द से जल्द अच्छा इलाज मिल जाएगा और इनके पति कोरोना को हराकर कुछ दिनों में घर वापस लौट आएंगे। इनकी दिक्कत इसलिए दोगुनी थी क्योंकि इनकी मां को भी कोविड हो गया था। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पति और मां को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जो खौफनाक मंजर इनके सामने आया, उसे याद करके इनकी रूह कांप जाती है। मेरी मदर की भी तबीयत खराब थी। मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी। मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था। इनके पति की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन देना पड़ रहा था। वही रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी पूरे देश में कालाबाजारी हो रही है। लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन का जुगाड़ किया और अस्पताल वालों को दिया। इनका आरोप है कि अस्पताल वालों ने लापरवाही की इंतहा कर दी। हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते ही आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। हम लोग चुपचाप वहाँ से सर हट गए। इस पीड़ित महिला का आरोप है कि अस्पताल में इनके पति की देखभाल तो दूर की बात है, कोई देखने तक नहीं आ रहा था। मजबूरी में इनके पति बिस्तर पर लेटे हुए बार बार इन्हें कॉल कर अपनी हालत बताते थे। मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर। 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। अस्पताल में बदहाली और इलाज में लापरवाही तक तो ये लोग सहन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपका दिल रो देगा।
जिस स्वास्थ्यकर्मी को ये भगवान मान रहे थे, उसने ऐसी हरकत कर दी कि इंसानियत हमेशा के लिए शर्मसार हो गई। एक आदमी था, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। एक कंपाउंडर था वहाँ पे, कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है लड़का है। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से, मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। इस पीड़ित महिला ने हैवानियत की इस घटना को जहर का घूंट समझकर पी लिया। इनके लिए अपने पति की जान बचाना प्राथमिकता थी, इसलिए इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इनके पति भी बेड पर असहाय थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अस्पताल में जो हालात थे उसे देखकर इनके पति का दिल बैठा जा रहा था। उनकी तबीयत और बिगड़ती। हमारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाई पैप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई। जब इस अस्पताल में उनका ठीक से इलाज नहीं हुआ तो अस्पताल वालों ने भागलपुर के एक दूसरे अस्पताल में इनके पति को रेफर कर दिया, लेकिन हालात वहाँ भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने मायागंज रेफर कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग जब भी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब, आईसीयू में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए। क्यों ख़त्म हुए? वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आ जाओ, दिक्कत हो रही है, और सिस्टर नहीं आती थी। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड और मर गए वो अंकल वहीं पे। इतना मेरे हस्बैंड डर गए। शाम होते होते मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। मेरी बहन 5 बार 6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को मायागंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे। जब हमने देखा जाके सर, तो लाइट ऑफ, इमरजेंसी के नाइट डॉक्टर्स का लाइट ऑफ, और सब नीचे बिछा के मूवी देख रहे हैं और सो रहे हैं, और दरवाज़ा तक नहीं खोला सर। मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत हुई, जब मेरी दीदी बहुत जाके चिल्लाई, तब एक डॉक्टर आए वहाँ से, तो उन्होंने देखा क्या कि मास्क, उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस मास्क लगा के छोड़ दिया था। ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नहीं रहा था। जब बहुत कम हो गया तब वो डॉक्टर आए और पाइप लगाया। मेरे हस्बैंड तुरंत में जिंदा हो गए। उसी दिन से उनके दिमाग में वो ऑक्सीजन की किल्लत का डर बैठ गया सर। बहुत 7 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे। फिर उस दिन इतना वो डर गए, वो बोले नहीं अब हमको कहीं बाहर लेके चलो। पति की हालत लगातार बिगड़ रही थी। इनके सामने 2 ही विकल्प थे, या तो इनके पति को दिल्ली ले जाया जाए या फिर पटना, क्योंकि इन्हीं जगहों पर उन्हें भागलपुर से बेहतर अस्पताल मिल सकते थे। दिल्ली में सर हमने बेड का किया, बहुत पता नहीं था, दिल्ली में कहीं भी जगह नहीं था। हम पटना आए, आईसीयू में अटेंडेंट नहीं अलाउड है, नहीं जाओगे आप। मेरे हस्बैंड रोने लगे कि मेरी वाइफ को बस भेज दो, वो रहेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इन लोगों ने नहीं अलाउ किया सर। आज मैंने देखा, एम्बुलेंस से हम लोग भागलपुर से पटना आए थे, रास्ते में उनको 3 बार पॉटी हुई थी सर। उसी गंदे बेड पे उनको 4-5 घंटे राजेश्वर में सुलाया रहा। उनका ऑक्सीजन लेवल जब 37 हो गया, तब मेरे साथ मेरी दीदी थी, मेरे जीजा जी थे और मेरे जेठ थे। तब मैंने अपने जीजा जी को बोला कि अब मेरे से नहीं रहा होगा, मुझे किसी तरह से अंदर भिजवाइए। तब उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में। मेरे बाबू का ऑक्सीजन लेवल मैंने बढ़ा दिया। ये सिलसिला करीब 15 दिन तक चलता रहा। पटना के अस्पताल में इनके पति का इलाज होता रहा। वो थोड़े ठीक होते भी दिखे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी का डर उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। आखिरकार एक दिन वो हो गया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा, क्या करते।
क्या करते, हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया, मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। सवाल है कि जब इस महिला के पति ठीक होने लगे थे तो फिर उन्हें ऐसा क्या हो गया कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई। अस्पताल में कोई नहीं ये बताने वाला नहीं था। मेरे बाबू को बहुत ठीक कर दिया, इतना स्ट्रॉ लगा के सर, मास्क के अंदर से स्ट्रॉ लगा के बाबू को मैंने जूस दाल रोटी सब कुछ पिलाया सर। इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फर्स्ट डे बोला था ये बचेगा नहीं, वो डॉक्टर सर 3-4 दिन बाद कहता है टचवुड क्या कर दिया आपने इनके साथ, ये तो एकदम ठीक हो गए। गजब का फाइट दिया आप दोनों ने मिल के, मुझे क्या पता था कि मैं फाइट दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबू को ख़त्म कर देंगे। इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं ख़त्म होगा बाबू। इंटरनेट पर इस महिला की खौफनाक कहानी सामने आने के बाद भागलपुर प्रशासन के होश उड़ गए। जब पुलिस से इस पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रटा रटाया जवाब सामने रख दिया। एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। भागलपुर के जिस अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी पर पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है, उस स्वास्थ्यकर्मी ने खुद को बेगुनाह बताया है और पीड़ित महिला पर मानहानि के मुकदमे की धमकी दी है। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर हम गलत होते तो साबित करें, गलत नहीं है तो उस महिला द्वारा जो मानहानि किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जो समय लोकल हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट था उसी समय यह बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो पेशेंट चला गया लामा बना के मायागंज, और मायागंज के बाद फिर पटना चला गया और वहाँ जाके डी कर गया, और 20 दिन के बाद यह बोल रही है कि ज्योति कुमार मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। ये सारी गलत है। हमारे अस्पताल में कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई है और सरकार द्वारा पूरा मदद मिल रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर अखिलेश नाम का कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसलिए मृतक के पत्नी का सारा कथन मनगढ़ंत है। इससे अस्पताल के कर्मचारी पर उनके पत्नी के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे कर्मचारी का मनोबल टूटता है। महिला का वीडियो सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने इस पूरे मामले में सरकार को निशाने पर लिया। पूरे बिहार के लिए शर्मसार करने की घटना है। एक तो वो बेचारी महिला अपने पति और मां को लेके, और वहां पर कोई इलाज नहीं होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप बिहार यही दिन के लिए आपको सरकार चुना था कि लोग क्या प्रशासन आपका 16 वर्षों में क्या प्रशासन के पदाधिकारी कर रहे हैं, क्या डॉक्टर्स की टीम जो हॉस्पिटल में कंपाउंडर और डॉक्टर क्या बदतमीजी माँ बहनों बेटियों से कर रहे हैं। ये तो पूरे बिहार को शर्मसार करने की बात है। इसको जांच करा के पूरी कड़ैती से कार्रवाई करिए और इस दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करिए। और यह बात जो दूसरे फेज में आपका अभी तक इलाज नहीं हो रहा है, ये बात देखिए महिला के मुंह से सुनिए। एबीपी न्यूज ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भागलपुर की इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित महिला के आरोपी की जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, ऐसी जानकारी मीडिया के मित्रों के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुई है और इसकी जांच भी होगी, और यदि किसी के दोष सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई भी। कोरोना महामारी के इस दौर में भागलपुर में जो कुछ हुआ उसे देखकर गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है। एक जागरूक समाज में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की घिनौनी और खौफनाक घटनाओं को सामने लाया जाए। ऐसा करने से ही हम दोषियों को सजा दिला पाएंगे और एक बेहतर समाज बना पाएंगे। देखिए, कोरोना महामारी का एक भयावह रूप उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के गांव में लगातार हो रही मौतों से लोग खौफजदा हैं। ज्यादातर मौत की वजह सर्दी, बुखार, सांस फूलना बताया जा रहा है। तो मतलब आशंका यही है कि ये मौत जो है वो कोरोना से हो रही है। लेकिन टेस्टिंग की पर्याप्त सुविधा ना होने से मौत की जो असली वजह है वो पता ही नहीं चल पा रही।
दिल बैठाने वाली ये तस्वीरें यूपी के देवरिया के भागलपुर ब्लॉक के अंडीला गांव की हैं। यहाँ 15 दिन के अंदर 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ज्यादातर मौत 70 से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई है। यहाँ के लोग इस बात से गुस्सा हैं कि यहाँ अस्पताल में ना तो इलाज मिल रहा है और ना ही ऑक्सीजन। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में वेलनेस सेंटर पर भी ताला लटक रहा है। हालत यह है कि इतने लोगों की मौत के बाद भी कोई टीम जांच के लिए यहाँ नहीं पहुंची है। लोगों को यह भी नहीं पता कि मौत कोरोना से हुई है या फिर कोई और बीमारी है। लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव में वोट देने के बाद कई लोगों की अचानक तबीयत खराब हुई और 2 दिन के अंदर ही मौत हो गई। तबीयत खराब था, उसका सांस फूल रहा था, वो एक्सपायर हो गया है। कोई देखने नहीं आया, कोई लोग भी नहीं आया। गांव में जास्ती लोग मर गया, कोई देखने नहीं आया। मेरा माँ बीमार है सर, उसी को भी प्रॉब्लम है। मेरे माँ को भी वही प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम उसको भी है। देवरिया के ही रुद्रपुर तहसील के कोडर बैदा गांव में भी हर तरफ सन्नाटा पसरा है। यहाँ पिछले 1 हफ्ते में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग मृतकों के क्रियाकर्म में जुटे हैं। यहाँ पर ज्यादातर बुजुर्गों की जान गई है। मृतकों में कुछ महिलाएं और बच्चे भी हैं। यहाँ मौत की वजह सर्दी, बुखार, खांसी और सांस फूलने की बीमारी बताई जा रही है। लोगों में लक्षण कोरोना के हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोरोना की पुष्टि नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 तारीख के बाद से 12 मौतें हुई हैं, जिनका ग्रामवासियों ने बताया है कि यहाँ ग्राम प्रधान ने बताया है कि सांस फूलने से मौतें हुई हैं। हमारी टीमें कल भी आई थी यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, आज भी यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग। इस पूरे मामले पर डीएम आशुतोष निरंजन से संपर्क करने की कोशिश की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये पूरी तरह से ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि वो सारी जो मौतें हैं उसका कारण कोरोना ही है या कुछ और इसका कारण है। संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी सूची बनाई गई या उनकी किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री रही है या वो ऐसी जगह से अभी हाल फिलहाल में ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पे संक्रमण का स्तर ज़्यादा है। उन लोगों की सूची बनाने के बाद उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया। यूपी में देवरिया से ही नहीं बल्कि राज्य में कई जगहों से सर्दी और दम फूलने से मौत की खबरें आ रही हैं। अब ये मौत कोरोना से हो रही है या नहीं, इसकी पुष्टि तो लोगों की कोरोना टेस्टिंग से ही हो सकती है। अगर इन लोगों की मौत की सही वजह का पता नहीं लगेगा तो कोरोना को रोकने की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं पप्पू यादव। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनके समर्थकों ने पटना में जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब मधेपुरा की पुलिस पप्पू यादव को अपने साथ ले जाने लगी। पप्पू यादव को आज सुबह ही महामारी एक्ट के उल्लंघन के आरोप में पटना में उनके घर पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दिन भर उन्हें पटना के गांधी मैदान थाने में रखा गया और फिर बाद में एक पुराने मामले में मधेपुरा पुलिस को उन्हें हैंडओवर कर दिया गया। जब मधेपुरा पुलिस पटना के गांधी मैदान थाने से पप्पू यादव को ले जाने लगी तो बड़ी तादाद में पप्पू यादव के समर्थक वहां जुटे हुए थे। वो हंगामा करने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया हल्का, उनको तितर-बितर करने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जब जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा का कहना है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कल से अब जेल भरो आंदोलन की शुरुआत उनकी पार्टी की तरफ से की जाएगी। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और यहाँ पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पटना का गांधी मैदान थाना, जहाँ लगभग पिछले 6-7 घंटे से पप्पू यादव को गिरफ्तार करके रखा गया था और इस वक्त जो है वो मधेपुरा पुलिस यहाँ कुछ देर पहले पहुंची है और गाड़ी में आप देख रहे हैं सफेद रंग की पुलिस की गाड़ी, जिसमें खुद पप्पू यादव जो है वो बैठे हुए हैं और उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। साल 1989 का मामला है जिसमें पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने किसी का किडनैपिंग किया था और इसको लेकर के आज जब मधेपुरा पुलिस यहाँ पहुंची पटना के गांधी मैदान थाने में, तो इस मामले में अब जो है वो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और सामने आप गाड़ी देख रहे हैं जिस गाड़ी में पप्पू यादव और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि तमाम जो समर्थक है पप्पू यादव के वो यहाँ सड़क पर जुटे हुए हैं। भारी भीड़ आप तस्वीरों के जरिए जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और यहाँ देखिए कि भारी भीड़ तमाम उन समर्थकों की यहाँ है
और खास बात एक और गौर करने लायक है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी जो तस्वीर जो है वो दिखाए कि इस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, इस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। ये एक बड़ा सवाल जो है वो उठा रहा है बिहार पुलिस की। वो बिल्कुल नई चमचमाती हुई गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। और इसके साथ साथ तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। यानी इस वक्त पटना के गांधी मैदान थाने के बाहर या तो पप्पू यादव के तमाम वो समर्थक नजर आ रहे हैं जो पिछले 6 घंटे से थाने के बाहर जो है थे। कुछ देर पहले झड़प भी हुई थी पुलिस कर्मियों के साथ, और इस वक्त देखिए पुलिस की बड़ी संख्या यहाँ सड़क पर तैनात है। बिहार पुलिस को समझ में आया, जिसमें पप्पू यादव को लेकर के इसी साल 22 मार्च 2021 को कोर्ट ने समन जारी किया था, और उसी मामले को लेकर के अब जो है वो मधेपुरा पुलिस यहाँ पर पहुंची और पप्पू यादव गिरफ्तार करके ले जाया जा चुके हैं। इस पूरे मामले में एक बार और मैं तमाम जो दर्शक है इस वक्त टीवी देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में राजनीतिक बिल्कुल घमासान जो है वो जारी है। जीतन राम मांझी ने इसे गलत बताया, इसके साथ साथ मुकेश सहनी उन्होंने भी इसे असंवेदनशील जो है वो बताया है। और फिलहाल पप्पू यादव को यहाँ से मधेपुरा जो है वो ले जाया गया है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ एबीपी न्यूज़ पटना।